देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। के लिए बेहद अहम हफ्ते की आज से शुरुआत। देखना होगा मॉनसून सेशन में कुछ काम होता है या नहीं, लेकिन नतीजों का फुल फ्लेज सीजन और साथ ही एक्सपायरी होगी गुरुवार को। इस बीच पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद बाजारों में आज फिर से दबाव के संकेत, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या 8,500 को होल्ड करके रिकवर हो पाएंगे या फिर कमजोरी बढ़ेगी। इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। और इनफैक्ट बीते हफ्ते हमने देखा इंडियन मार्केट्स में अच्छा खासा प्रेशर था। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर दिन भर सस्टेन प्रेशर और फाइनली दिन के लोज पे जाके भारतीय बाजार क्लोज हुए। ऑलमोस्ट 1% के आसपास सेंसेक्स ने गंवा दिया। उसी के तर्ज पे करीब 3/4% के आसपास हमने देखा निफ्टी में कमजोरी थी। 70 अंक के आसपास का दबाव। ब्रॉड मार्केट भी प्रेशर में थे, हालांकि प्रेशर इतना नहीं था। तो 3/4 से 2/3% के आसपास मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स दबाव में। मार्केट ब्रेड 3:5 थी, यानी कि हर 5 गिनने वालों के सामने 3 स्टॉक्स ऐसे थे जो बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे। बैंक्स में बड़ा प्रेशर देखने को मिला, वो आएगा आपकी स्क्रीन पर। 1.25% के आसपास बैंक निफ्टी और PSU बैंकिंग इंडेक्स तो 2.25% के आसपास का दबाव था। मेरे ख्याल से सिर्फ FMCG एक फ्लैट रुझान के साथ कामकाज कर रहा था, अदरवाइज बाकी तमाम सेक्टोरल पॉकेट्स में प्रेशर। और बीते पूरे हफ्ते 2% के आसपास की कमजोरी के साथ इंडियन मार्केट्स ने ट्रेड किया है। तो बीता हफ्ता कमजोर था और आज के लिए भी जो सेटअप एनर्जी वो बड़ा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल संकेत जो है वो पॉजिटिव कुछ। अमेरिका में इतनी कमजोरी की क्या वजह थी आशीष? 1% के आसपास का दबाव। और जबकि उम्मीद नहीं थी कि इतना गिरेंगे अमेरिका के बाद, क्योंकि अमेजॉन के नंबर, आप लोग अमेजॉन का स्टॉक देखा, अमेरिकन मार्केट्स में बड़ा तगड़ा उछाल, डबल डिजिट के गेन्स थे, बड़ा स्ट्रांग नंबर आया। पर अमेरिकन मार्केट में जो प्रेशर की वजह है वो इंटरेस्टिंग है। अब वो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कहा जा रहा है चिंताएं। क्यों चिंता है? एक तो ध्यान रखें आप, कमोडिटी मार्केट जिस तरह का तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है वो इंडिकेट कर रहा है। चाइना में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए, और चाइना से तो हम जानते हैं जिस तरह के क्यूज आ रहे हैं, बड़ा कमजोरी के संकेत वहां से आ रहे हैं। अमेरिका में भी जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनके तिमाही रिजल्ट्स मोटा मोटी अब तक कमजोरी रहे, और इसीलिए बड़े सिग्निफिकेंट कंसर्न्स अब ग्लोबल ग्रोथ को लेकर आ रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा अच्छे नतीजों के बावजूद जो अमेजॉन के आए थे, अमेरिकन मार्केट्स में तगड़ा प्रेशर था, 1% के आसपास की कमजोरी। यूरोपियन मार्केट्स में भी इनफैक्ट 1.5% तो जर्मनी के मार्केट्स कमजोरी के साथ बंद हुए फ्राइडे को। और यहां पर भी क्योंकि बीता पूरा हफ्ता जो था अर्निंग्स के लिहाज से ठंडा ही रहा यूरोप में। कमोडिटी मार्केट जो सेल ऑफ है, कमोडिटी मार्केट बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आएगा। गोल्ड $1,100 प्रति आउंस के नीचे, नामेक्स $48, ब्रेंट $55 के नीचे, कोई सपोर्ट नहीं, प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ। और इसलिए आप देख रहे हैं एशियन इक्विटीज भी कमजोरी के साथ ही कामकाज कर रही हैं। इनफैक्ट अनिल जी, ये जो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स, ये क्या यहां से और सिग्निफिकेंटली माउंट होने का डर है? क्योंकि अब वो ग्लोबल मार्केट में लगातार सस्टेन सेल ऑफ ही देखने को मिल रहा है। ये बात सही है आशीष की लोग चाइना को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि ग्रीस और पोर्चुगल, स्पेन, दुबई, ये बहुत छोटे मोटे देश हैं। ग्लोबल पूरी पिक्चर में इनका 1/4%, आधा % मुश्किल से उतना है। तो लेकिन चाइना की स्लो डाउन काफी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि काफी कुछ पैसा चाइना का यूएस की ट्रेजरी में लगाया, यूएस की बॉन्ड्स में लगाया। इनफैक्ट 1/3 से ज्यादा यूएस की ट्रेजरी चाइना होल्ड करता है। तो अगर ऐसे में चाइना में दिक्कतें बढ़े तो फिर उसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाजारों पर आए बगैर रह नहीं सकता। और अमेरिका तो पूरी दुनिया का दादा है, तो अगर अमेरिका पर असर आना है तो फिर सारे मार्केट्स पर असर आना है। ये जो चिंताएं होती दिख रही है, मुझे लगता है ये सारी चिंताएं दुनिया भर के बाजारों को परेशान कर रही है। लेकिन इन चिंताओं के बीच में एक शायद पॉजिटिव फिलहाल हम नजरअंदाज करें, लेकिन बाद में फोकस करें, वो ये कि अगर इस तरह की चिंताएं बढ़े तो फिर ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ेंगी कैसे। तो फिर वो कभी न कभी आगे चलते हुए वो भी प्ले अप होना है। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल इस वक्त अमेरिकी बाजारों में डे टू डे मूवमेंट के बजाय जो शायद इन्वेस्टर्स देखेंगे और देख रहे होंगे हमारे यहाँ भी और वहां भी, वो ये कि नतीजे अल्टीमेटली कंपनियों के कैसे आते हैं। क्योंकि जब बाजार आपको हिस्टोरिक हाई लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिखे, लाइफ टाइम हाई पर है, तो अल्टीमेटली कंपनियों की कमाई ही उन शेयरों को ऊपर के दामों पर सस्टेन कर सकती है। और वहां पर जब तक दिक्कतें नहीं है तब तक मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं अमेरिकी बाजारों की कमजोरी को लेकर। लेकिन हाँ, दिक्कत चाइना में जब भी बढ़े, अब ये हमें मानकर चलना होगा कि चाइना की कमजोरी हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, हमें रिएक्शन नेगेटिव तौर पर देना होगा। इनफैक्ट लंबी अवधि में तो अगर कच्चा तेल में प्रेशर रहेगा तो कभी भी ग्लोबल ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। अगर ग्लोबल इक्विटीज में रैली है तो आप अगर उससे ड्रॉ करेंगे तो कच्चे तेल में भी इनफैक्ट अब तक तो यही हुआ है हिंदुस्तान में, तभी तेजी बनी जब कच्चे तेल में अच्छी तेजी थी। ग्लोबल तब माना जाता है कि डिमांड इंप्रूव हो रही है। लेकिन जो एफआईआई डेटा है, फ्राइडे को प्रेशर था इंडियन मार्केट्स में, अच्छी खासी कमजोरी के साथ कामकाज, लेकिन कैश मार्केट में अच्छी बात थी कि फाइनली एक
बाय का फिगर चाहे वो सिंगल डिजिट में ही हो, एक बाय बेचा का नहीं है। लेकिन वायदा बाजार में वो जो 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग थी, क्या वो आंकड़े कुछ दिखा रहे हैं कि आगे चलते हुए प्रेशर माउंट हो सकता है? आंकड़े बुरे नहीं है बिल्कुल भी, और वो इसलिए बुरे नहीं है आशीष की पहली बात तो है कि अगर 250 पॉइंट सेंसेक्स नीचे बंद हो, निफ्टी अगर 70 पॉइंट नीचे बंद हो, तो उसके बाद भी एफआईएस की सेलिंग नहीं है और डोमेस्टिक फंड से 200 करोड़ की खरीदारी की है। तो नेट इंस्टीट्यूशनल बायर इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में खरीदारी करें। अब आइए वायदा कारोबार में। वायदा कारोबार में भी कोई बड़ी बिकवाली नहीं है। 36 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स है जो कि नई के बराबर है। स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं लेकिन कितने, 325 करोड़। वो 250 पॉइंट की कमजोरी को देखकर 325 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स क्या बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑप्शंस में बिकवाली जरूर हुई है, वो 782 करोड़ की, और उसकी वजह से आपको वायदा कारोबार में बिकवाली का आंकड़ा बड़ा दिख रहा है। अब ऑप्शंस में जो बिकवाली हो उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जो कॉल ऑप्शन एफआईज ने खरीदे हुए थे वहां पर थोड़ी सी उन्होंने पोजीशन अनवाइंडिंग की, या फिर जो पुट बेचे हुए थे यानी कि तेजी की पोजीशन थी, तो इसमें भी शॉर्ट पोजीशन बनने के बजाय एफआईज की तरफ से ज्यादा तेजी की पोजीशन में कमी लाते हुए वो दिखे हैं। तो कहीं कहीं अनवाइंडिंग प्रेशर ज्यादा है, आंकड़ों से ये दिख रहा है। तो आंकड़े मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छे हैं लेकिन उतने बुरे नहीं है जिस तरह का ट्रेडिंग सेशन था। तो अभी भी कहीं कहीं आप एक कंफर्ट ये ले सकते हैं कि लोअर लेवल पर इंस्टीट्यूशनल मनी बाजार में आने को तैयार है, क्योंकि आप देखिए 2 दिनों से बाजार कमजोर हो रहे हैं, न एफआईज तेजी से बेच रहे हैं न डोमेस्टिक फंड तेजी से बेच रहे हैं, बल्कि लोअर लेवल पर खरीदारी करने का मौका देख रहे हैं। और अगर वही ट्रेंड आज भी आपको दिखे तो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। तो फ्लोज के लिहाज से मुझे चिंता नहीं है, चिंता है तो फ्लोज की नहीं, न्यूज फ्लो की है। अच्छा, क्योंकि एक्सपायरी के वीक को हम एंटर कर रहे हैं, पुट कॉल रेशियो जिसका आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं 1.04 के आसपास है, जिस तरह का बिल्डअप देखने को मिल रहा है, किस तरह की रेंज इस वीक में एक्सपेक्ट करूं, और वायदा बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं बाजार के लिए? इस वीक की और एक्सपायरी की रेंज आज डिसाइड हो जाएगी कि आज हम किस तरह की क्लोजिंग देते हैं। और आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 8,500 का। 2 वजह है। पहली बात तो ये कि 8,500 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में, तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स की ये आखिरी उम्मीद है, इसे डिफेंड करना जरूरी है। हो सकता है हम शुरुआत उसके आसपास या थोड़ा नीचे करें, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग बेसिस पर 8,500 के लेवल को अगर आज हमने होल्ड किया तो अब भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। और तब आपके लिए एक्सपायरी तक अब भी थोड़ी सी ये उम्मीद रहेगी कि हो सकता है बाजार बाउंस करे और 8,500 से लेकर 8,650 की रेंज में एक्सपायरी देने की बाजार कोशिश करे। तो जो मेरी ट्रेडिंग रेंज थी पिछले हफ्ते की 8,500 8,650 मेरे हिसाब से अब भी इंटैक्ट है। दूसरा रीजन 8,500 की इंपॉर्टेंस का इसलिए भी है कि शुक्रवार को देखिए 6 लाख शेयर पुट में कम हुए थे और लगभग 7 लाख शेयर कॉल्स में बढ़े हैं, जबकि अभी तक हमने 8,500 शुक्रवार को छुआ नहीं है। लेकिन उस लेवल पर जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब साफ है कि आज तेजी और मंदी करने वालों के बीच में टसल 8,000 को लेकर है, 8,500 को लेकर है। अगर तेजी करने वाले ट्रेडर्स 8,500 को होल्ड कर पाते हैं, उनका अपर हैंड है, और मंदी करने वाले जो कि थोड़े हावी दिख रहे हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि 8,500 के नीचे बाजार को रखा जाए, ताकि जितनी तेजी की पोजीशंस बनी हुई है, जो पुट्स बेचे हुए हैं, वो ट्रेडर्स थक कर डर कर अपनी पोजीशन कम करें, तो अनवाइंडिंग प्रेशर थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखे। तो अगर 8,500 के नीचे की आप आज क्लोजिंग होते देखेंगे तो बाजार के लिए नीचे की डाउन साइड 150-200 पॉइंट की खुलती हुई नजर आती है। लेकिन ज्यादा संभावना मुझे लगती है, पता नहीं, ये गट फीलिंग है कि शायद बाजार 8,500 को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर पाए। कमजोर शुरुआत होने के बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी का सहारा आ सकता है, वो दिख रहा है वायदा कारोबार के आंकड़ों में। स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर थोड़ी शॉर्ट्स बनी है, लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए काफी हद तक पोजीशन जो बनती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी एक चिंता की बात है, वहां पर सबसे ज्यादा शॉर्ट्स बन रहे हैं। निफ्टी में शॉर्ट्स नहीं बन रहे हैं, निफ्टी में सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से तेजी वाली पोजीशन कम हो रही है, वहां पर 7 लाख शेयर कम हुए। लेकिन बैंक निफ्टी जब तक नहीं रुकेगा तब तक बाजार के लिए बेहद मुश्किल काम है। पिछले 2 सेशन में भी देखिए और कल भी देखिए लगभग 1.25% बैंक निफ्टी नीचे जाकर बंद हुआ, शुक्रवार को। तो बैंक निफ्टी से दिक्कतें ज्यादा है। बाकी वायदा कारोबार के आंकड़े साफ तौर पर ये बता रहे हैं, जो पुट कॉल रेशियो की आपने बात की, सबसे बड़ा पॉजिटिव वही है आज वायदा कारोबार में। पिछले 2 सेशन में आप देखिए आशीष किस तरह से पोजीशन कम होती दिखी। 1.22 से पुट कॉल रेशियो गिरकर 1.05 के आसपास आ गया, यानी कि 17 बेसिस पॉइंट की कमी। इसका मतलब साफ है कि जो कमजोर ट्रेडर्स है वो सिस्टम से साफ हो गए, और ये एक अच्छा संकेत है कि कमजोर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। तो पोजीशन हल्की हो चुकी है, 8,500 सपोर्ट है, तो मैं उतना बेरिश नहीं हूं, थोड़ा सा पॉजिटिव हूं। और दूसरी तरफ डेटा ये बता रहे हैं कि एग्रेसिव शॉर्ट्स नहीं बन रहे हैं, बल्कि पोजीशन कम होती दिख रही है। तो अब यहां से मुझे लगता है कि एक्सपायरी के हफ्ते में जो आप उतार चढ़ाव की उम्मीद करते हैं वो शायद होना चाहिए। कमजोर शुरुआत होने के बाद बाजार एकदम से घुस जाएगा ऐसा लग नहीं रहा। ओके, इंडिकेशन तो वैसे कमजोर शुरुआत की, और जैसे अनिल जी हाईलाइट भी कर रहे थे, फ्राइडे को हमने 8500 को ब्रीच नहीं करा था। मेरे ख्याल से फ्राइडे को 85-12, 85-13 के
इंटरडे लो 8513 के इंटरडे लोज थे, वो ब्रीच नहीं हुए। मैक्सिमम बिल्डअप जो दिखा रहा है 8500 से 8700 के बीच की रेंज, लेकिन 8650 बेसिकली 8500 से 8650 बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस रेंज में शायद मार्केट ट्रेड करते हुए नजर आए, और 8500 तो एक एसिड टेस्ट जैसे अनिल जी हाईलाइट कर रहे हैं, देखने को इवेंचुअली बुल्स सक्सीड होते हैं या फिर बेयर्स, ये इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको बुल्स डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज पहला सौदा में हमारे साथ होंगे कई जाने माने एक्सपर्ट्स। 9:30 बजे जुड़ेंगे निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के राहुल अरोड़ा, जानेंगे बाजार कब पकड़ेगा रफ्तार। 9:40 पर हमारे साथ होंगे बीजेपी के प्रवक्ता एमजे अकबर। मॉनसून सत्र में संसद में जारी गतिरोध पर होगी चर्चा। साथ ही 9:50 पर हमारे रडार पर होगा सिंजीन का आईपीओ। जी हां, जो आईपीओ आज खुला है, इस आईपीओ में क्या पैसा लगाएं या इससे दूर है। एंजल ब्रोकिंग की जो फार्मास्यूटिकल स्पेस के एनालिस्ट हैं सरबजीत कौर नागरा, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। अनिल जी, आप मान रहे हैं कि 8500 डिफेंड होता हुआ नजर आएगा? एसडीएक्स भी दर्शा रहा है कि 50 से 1 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत होगी। नतीजे, पार्लियामेंट में इनएक्शन, ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव नहीं है। मैं कैसे ट्रेड करूं और किस हद तक कन्विक्शन लाऊं कि 8500 के ऊपर ट्रेड होगा, और आज के लिए मैं अपनी रणनीति कैसे डिसाइड करूं? इनिशियल ट्रेड सेटल होने दूं, उसके बाद कॉल लूं? एक्चुअली आशीष, बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो है, और उस न्यूज फ्लो में कब किस वक्त कौन सा न्यूज फ्लो हावी होगा। फर्ज करें 2 न्यूज फ्लो एफआईज के लिए आज से, अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप व्यू क्या लें। एक तरफ जहां एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट आई है, जहां लग रहा है कि टैक्सेशन वाले मामले में पब्लिक नहीं हुआ, अभी पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन लोग मान रहे कि शायद कुछ नेगेटिव ना आए, वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो। साउंड ऐसे ही तीनों सहमत है। हाँ, ऐसा लग रहा है, राइट, पॉजिटिव साइड, तो वो पॉजिटिव साइड पे। लेकिन सामने एसआईटी कह रही है कि जो भी कैमन आइलैंड से पैसा आ रहा है, 85,000 करोड़ का निवेश हुआ है पी नोट्स में हिंदुस्तान में, सेबी को उसके एक्चुअल ओनर्स की जांच करनी चाहिए। अब वो नेगेटिव है, 85,000 करोड़ अमाउंट सोचिए तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा अमाउंट है। लेकिन दिक्कत क्या है, बाजार को किस पर रिएक्ट करना है। अगर आपका सेंटीमेंट खराब है तो आप कैमन आइलैंड वाली न्यूज को देखेंगे, एसआईटी वाली न्यूज को देखेंगे। सेंटीमेंट आपको पॉजिटिव साइड पर दिखता है तो आपको लगता है एपी शाह कमेटी वाला मामला निपट जाएगा, तो ये पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है एसआईटी वाला जो मामला है वो थोड़ा लॉन्गर टर्म है, वो आज का आज होने वाला नहीं है। ठीक है, इसको तो कब सेबी जांच करेगी, सेबी को रिक्वेस्ट किया है, ऑर्डर नहीं किया है, दोनों में फर्क है। तो होगा, साल 2 साल 3 साल में होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट अगर मानी जाती है तो वो इमीडिएट पॉजिटिव है मूड के सुधार के। तो एक वो हो गया। पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा है, मानसून सेशन, लेकिन मानसून में प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है, वो पॉजिटिव साइड पर है। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से ढीले हैं, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव है कि शायद रेट हाइक बहुत जल्दी ना होता दिखा है, शायद हम स्टैंड आउट करें। एक चीज, अच्छा, एक तरफ आपको खरीदारी के आंकड़े नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बाजार कमजोर है, उसके बावजूद बिकवाली ज्यादा नहीं हो रही है, कमजोर ट्रेडर्स हल्के होते हुए दिख रहे हैं, तो बड़े मिक्स सिग्नल है। नतीजे के लिहाज से भी स्टॉक इस पर, रिलायंस इंडस्ट्री के नतीजे अच्छे हैं, लेकिन बाकी कंपनियों में आज देखना होगा किस तरह का होता है। तो मुझे लगता है बेहतर यह है कि फिर स्क्रीन पर फोकस करके पर्टिकुलर लेवल्स पर नजर रखें, और उस लिहाज से आज 8,475 8,500 पहला लेवल है जहां मेरी नजर है, जहां पर शायद बाजार शुरुआत करे। फर्स्ट हाफ बाजार उन लेवल के आसपास बिताता हुआ नजर आया। 8,500 अल्टीमेटली टसल पॉइंट है, जैसा हम बात कर भी रहे, तो उसके नीचे जब तक है तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली या फिर अपनी पोजीशन कम करने की कोशिश करनी। देखिए, अल्टीमेटली बाजार को अगर तेजी दिखानी है तो रिकवरी के लिए आपको निफ्टी को नहीं देखना है, बैंक निफ्टी को देखना है। बैंक निफ्टी जहां गिरना बंद करे या रिकवर करना शुरू करे तो ही रिकवरी आ पाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा गाइडिंग फैक्टर है कमजोरी के लिहाज से। अब ऊपर की तरफ कितना बढ़ सकते हैं, वैसे देखा जाए तो ट्रेडिंग रेंज 8,500 से 8,650 की है, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से हम वीक क्लोजिंग देते हुए नजर आए हैं शुक्रवार को दिन के लो पॉइंट पर, मुझे लगता है अब हर ऊपर के लेवल पर थोड़ा प्रेशर होगा और शायद 8,600 के आसपास ही बाजार अटकता हुआ नजर आए। तो मैं ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से ये देख रहा हूं 8,475 8,500, लोअर साइड पर 8,575 8,600 ऊपर की तरफ। लेकिन बाजार आपको वन साइड मूव किसी भी तरफ नहीं देगा, ये डेटा भी दिखा रहा है, न्यूज फ्लो भी दिखा रहा है। तो ऐसे में ज्यादा फोकस न्यूज फ्लो पर करें, क्योंकि जिस तरह की न्यूज आएगी बाजार पर तुरंत उस तरह का रिएक्शन होगा, और इंपॉर्टेंट लेवल्स को पार करना है ऊपर या नीचे की तरफ, तो वो डेटा से नहीं होगा, वो न्यूज फ्लो से होगा। ये साफ तौर पर दिख रहा है जिस तरह से हैवी न्यूज फ्लो वाला दिन है। तो ओवरऑल मुझे लगता है वोलेटाइल ट्रेड के लिए तैयार होने चाहिए, और क्योंकि हम पहले कमजोर खुलने वाले हैं तो लोअर लेवल पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ सेकंड हाफ के लिए खरीदारी का एक मौका बन सकता है। ओके, तो सेकंड हाफ में नीचे के लेवल्स पे खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट होगा और एक्सपर्ट से जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक आपको याद होगा निफ्टी का टॉप लूजर बना था फ्राइडे को, 3-4% की कमजोरी थी ओवर द वीकेंड। एक सरकारी बैंक आईओबी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करें, एसेट क्वालिटी में बहुत तगड़ा डिटोरिएशन है।
आगे इस सब डिटेल्स में चर्चा भी करेंगे और आपको बताएंगे कि फिर बैंक्स की आगे की रणनीति या फिर बैंक निफ्टी में आगे का कॉल क्या होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आगे जानेंगे टॉप 10 शेयर जहां होगा सबसे ज्यादा एक्शन, वो 10 स्टॉक्स आपको बताएंगे। और अब वक्त है उन टॉप 10 स्टॉक्स का जहां पर आज खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। पूरी खबरें बताने के लिए हमारी टीम हमारे साथ है। आशीष तो है ही, नीरज बाकी, सोनम मेहता और वरुण दुबे भी अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आशीष, टेक महिंद्रा के नतीजे हैं, शुरुआत आप ही कीजिए। लाइटली है कि बाजार बंद होने के बाद ये तिमाही रिजल्ट आएंगे और आपको याद होगा बीता क्वार्टर तो वैसे ही बहुत कमजोर था, 3-4% रेवेन्यू में डी ग्रोथ, मार्जिन 400-500 बेसिस पॉइंट्स कोलैप्स कहना चाहिए हो गए थे। इस क्वार्टर में भी मैनेजमेंट ने वैसे ही प्रॉफिट वार्निंग दे दी थी, यानी कि बता दिया था कि क्वार्टर चैलेंजिंग रहने वाला है। स्टॉक उसके बाद अपने रीसेंट हाई से 35% करेक्ट हो गया था। मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि रेवेन्यूज और मार्जिन्स ठंडे रहेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यूज तो एकदम सपाट होंगे बीते क्वार्टर के आसपास, लेकिन मार्जिन्स इस बार फिर से 125 बेसिस पॉइंट्स की कमजोरी दिखाएंगे। वीजा में खर्च, कुछ प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को चलते और सीजनैलिटी के फैक्टर्स के चलते मार्जिन पे दबाव होगा। कर्मचारियों का वेतन इस बार नहीं, अगले क्वार्टर बढ़ना है, तो Q2 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्जिन में वीकनेस रहने वाली है। पर इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट की कमेंट्री, बाजार क्या सुनना चाहेगा, रेवेन्यू में कब तक ग्रोथ और मार्जिन में कब तक रिकवरी एक्सपेक्ट करी जा सकती है, तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर होगी सबको। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट आज अपने दूसरे तिमाही के नतीजे घोषित करेगा, तो इस काउंटर पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। अनुमान है कि नतीजे कमजोर रहेंगे, डिमांड एनवायरनमेंट में कोई मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिला है और इसी के कारण कंपनी का सबसे बड़ा हिट आपको वॉल्यूम्स में देखने मिलेगा और इसी के कारण कंपनी की जो ओवरऑल सेल्स है उसमें करीब 8% के आसपास की गिरावट देखने आपको मिल सकती है। इस कंपनी का साउथ में ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, जहां पे फिर भी प्राइसेस जो है वो कुछ इंचअप होते हुए नजर आई है। ज्यादा प्रेजेंस इस कंपनी का वेस्ट पार्ट पे है और वेस्टर्न पार्ट में जो प्राइसेस है उसमें ज्यादा मार्क्ड इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसका हिट कंपनी के रियलाइजेशन में आपको देखने मिलेगा, एबिटा मार्जिन पे भी दबाव रहेगा और इसी के कारण कहीं ना कहीं कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 40% के आसपास की गिरावट देखने मिल सकती है। 408 करोड़ से घट के 250 करोड़ के आसपास आ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए क्योंकि इसके जो नतीजे थे शुक्रवार को बेहद शानदार थे। जीआरएम फ्रंट में कंपनी ने सरप्राइज किया और 6 साल के उच्चतम स्तर 10.4 पे पहुंच गए हैं। वहीं पेटकेम मार्जिन आप देखेंगे तो 11 से बढ़ के 13%, 2% का उछाल देखने को मिला है और पेटकेम के तमाम सारे वेरिएंट्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और रोबस्ट डिमांड डोमेस्टिक मार्केट से भी आती हुई दिख रही है, तो ये एक बड़ा फायदा है। साथ ही जिस तरीके से रिटेल में है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो जो जितने भी इसके बिजनेसेस हैं उन सब में बेहद अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और प्रॉफिट तो डेफिनेटली बाजार की जो उम्मीद थे उससे कहीं बेहतर आया है, तो डेफिनेटली आज रिलायंस रडार पर रहेगा। सन टीवी के शेयर पर खास नजर रहेगी। एक राहत की खबर आई है कंपनी के लिए, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रेड एफएम को फेज 3 ऑक्शंस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार के जुलाई 15 तारीख के फैसले को यहां पर रद्द कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, जहां पर सरकार ने सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया था। अब सूत्रों के अनुसार सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ या फिर चैलेंज करती दिखाई देगी सुप्रीम कोर्ट में। वहीं पीएफसी के काउंटर पे आज नजर रखे क्योंकि आज इस कंपनी का ओएफएस है। सरकार इसमें करीब 5% हिस्सा बेचने वाली है। फ्लोर प्राइस 254 का रखा गया है, जो कि पिछले क्लोजिंग से करीब 2% के आसपास का डिस्काउंट है। इस पूरे ओएफएस से सरकार करीब 1676 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। सरकार का इसमें करीब 72.8% का हिस्सा है। बैंक के काउंटर पर खास नजर रखेगा, जहां पर सिंजीन इंटरनेशनल का आईपीओ खुल रहा है, आज से बंद होगा जुलाई 29 तारीख को। इसका प्राइस बैंड या फिर आईपीओ का प्राइस बैंड 240 से 250 रुपए प्रति शेयर का तय हुआ है। इसके जरिए बायोकॉन लगभग 530 करोड़ से 550 करोड़ रुपए जुटा पाएगी। फिलहाल बायोकॉन की हिस्सेदारी सिंजीन इंटरनेशनल लगभग 85.5% की है और लगभग 11% की हिस्सेदारी बेची जाएगी। ज्यादातर एनालिस्ट ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, जहां पे उनके मुताबिक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत ही सक्सेसफुल पोर्टफोलियो है, तो निवेश की सलाह दे रहे हैं या फिर सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। जो वैल्यूएशन है
वो लगभग 4,800 करोड़ से 5,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। वहीं फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद दो कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए, जिसपे आपको नजर रखनी होगी। सबसे पहले तो है हेवेल्स। कमजोर नतीजे, हमारे उम्मीद से काफी कमजोर है ये नतीजे। हाई बेस था, उसके कारण तो एक इंपैक्ट देखने मिला। इसके अलावा कंपनी ने काफी सारे वन ऑफ लिए हैं, जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक हिट देखने मिला है। जहां तक कंपनी की आय के बारे में बात करें तो करीब आधा से 1% के आसपास की गिरावट वहां देखने मिली है। एबिटा मार्जिन भी करीब वहां 10 बेसिस पॉइंट के आसपास यहां बढ़ते हुए नजर आए। दरअसल कंपनी के जो दो सेगमेंट्स है, लाइटिंग फिक्चर्स और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वहां पे कुछ इंचअप होते हुए दिखा है मार्जिन, और इसका इंपैक्ट कंपनी के ओवरऑल मार्जिन में आपको आता हुआ दिखा है। प्रॉफिट भी फ्लैट ही है, 107 करोड़ से 107 करोड़ के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट आया। लेकिन कंपनी के जो दो की जो सेगमेंट्स है, स्विच गियर और केबल वायर, दोनों ही जगह काफी कमजोरी देखने मिली और खासकर मार्जिन पे यहाँ कमजोरी देखने मिली है। इसके अलावा पर्सिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो रेवेन्यू में यहाँ एक मिस देखने मिला है, हालांकि मार्जिन और पैट इन लाइन विद एस्टिमेट से। अगर आप डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो करीब 1.8% की गिरावट यहाँ देखने मिली है। एबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो 20.2% से गिर के 19.4% पे आ गए हैं। हालांकि हमारा अनुमान था कि 19% के आसपास आएंगे, तो इससे कुछ बेहतर यहाँ मार्जिन देखने मिले हैं। अगर आप आय प्रॉफिट को भी देखें तो 76 करोड़ से ये घटकर 67.2 करोड़ के आसपास आया है। 11.5% के आसपास की यहाँ गिरावट है, लेकिन हमारे अनुमान से ये कुछ बेहतर है। लुपिन का काउंटर फोकस में रहेगा। एक और नया एक्विजिशन किया है, बल्कि 18 महीनों में ये 6th एक्विजिशन अनाउंस कर दिया है लुपिन ने। कंपनी ने स्पेशलिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अक्वायर कर रही है। जर्मन की कंपनी टेम्बलर फार्मा का अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि ये डील कितने में हुई है, लेकिन मैनेजमेंट के मुताबिक यहाँ पर ये जो पूरा एक्विजिशन है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक फिट है जर्मनी के हॉर्मोजिन बिजनेस के लिए, और लुपिन इसके जरिए जर्मनी में अपनी स्पेशलिटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारोबार को लेके जा पाएगी। तो लुपिन इस एक्विजिशन को बेहद ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक फिट कह रहा है। वहीं दो बैंक्स ने भी अपने नतीजे घोषित किए, जिसपे आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे पहले तो है आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक। कमजोर नतीजे इस कंपनी ने काफी पेश किए, इस बैंक ने पेश किए हैं। एनआईएस में करीब 7% के आसपास की यहाँ गिरावट देखने मिली। जो मुनाफा है अगर आप साल दर साल देखें तो 271 करोड़ से घटके 14.76 करोड़ पे रह गया है। हालांकि क्यू 35 करोड़ से घटके 17.76 करोड़ पे रह गया है। प्रोविजनिंग क्यू करीब 33% की यहाँ गिरावट देखने मिली, लेकिन इसके बावजूद जो मुनाफा है उसमें कमी आई है। सबसे बड़ा हाईलाइट है कंपनी का ग्रॉस एनपीए, काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये 9% के ऊपर चला गया है। 8.33% के मुकाबले 9.4% पे आ गया है, यानी कि जो एसेट क्वालिटी की चिंता है वो अब और बढ़ते नजर आ रही है इस बैंक में। वही आंध्रा बैंक के अगर आप नंबर देखें तो काफी बेहतर नंबर है। एनआईएस भी 44% के आसपास का जंप देखने मिला है। क्यू बेसिस पे अगर देखें तो जो प्रोविजनिंग है वो कंपनी ने काफी कम की है। ग्रॉस एनपीए कंपनी के कुछ स्टेबल है, करीब 5.31% से बढ़ के 5.75% के आसपास आए हैं। तो आईओबी से तो काफी कमजोर नतीजे यहाँ देखने मिले, लेकिन आंध्रा बैंक से कुछ स्टेबल नंबर देखने मिले। कर लेते हैं पीवीआर लिमिटेड में हमने ऑलरेडी आपको बताया था शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा फंड एक्शन हुआ था, जब पे एल कैपिटल इको ने जो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है इन्होंने अपने लगभग 65 लाख शेयर्स बेच दिए थे, लगभग 15% की हिस्सेदारी बेच दी थी। यहां पर खरीदारी जोरदार हुई है। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनी के 4 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने कंपनी के 2 लाख शेयर्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से कंपनी के 2 लाख शेयर्स, मॉर्गन स्टैनली ने यहां पर कंपनी के 7 लाख शेयर्स, वही रिलायंस कैपिटल की ग्रुप ने लगभग 21 लाख शेयर्स पीवीआर लिमिटेड के खरीदे हैं। एडलवाइज फाइनेंशियल्स पर भी नजर रहेगी, जहां पे नोमुरा सिंगापुर ने कंपनी के 50 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 60 रुपए प्रति शेयर पर। वही कंपनी के प्रमोटर विद्या रशीद शाह की तरफ से लगभग 57 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। वही प्राइवेट इक्विटी फर्म कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने कंपनी के 3 करोड़ 15 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। एबीजी शिपयार्ड में भी फंड एक्शन हुआ, जहां पर स्ट्रेटेजिक क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के 66 लाख शेयर्स खरीद लिए। वही रेलिगर फिनवेस्ट लिमिटेड ने कंपनी के 66 लाख शेयर्स बेच दिए 199 रुपए प्रति शेयर पर। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आज खबरों के दम पर दिखने वाला है एक्शन, इनके लिए तैयार करेंगे आपके लिए रणनीति। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेगा एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और गौरव बिस्ला। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मार्केट काउंटडाउन में। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तकनीकी राय देने के लिए मानस जायसवाल, फंडामेंटल राय देने के लिए अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ इस वक्त हैं स्टूडियो में। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मानस, क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स, क्या कहीं कोई खराबी के संकेत आ रहे हैं जिस तरह की क्लोजिंग शुक्रवार को दी, या फिर अभी भी अहम सपोर्ट लेवल को बाजार ने तोड़ा नहीं है?
क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, स्टॉप लॉस लेवल है, और निफ्टी पर अगर आज एक कमजोर शुरुआत हो फिर कैसे ट्रेड करेंगे आप? अनिल जी देखिए, करीब 7900 से निफ्टी हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है। ये जरूर है कि पिछले 3 दिनों में हमें हाई लेवल्स पे रेजिस्टेंस देखने को मिला और गिरावट भी देखने को मिली है, बट मैं इस गिरावट को फिलहाल के लिए तो केवल एक करेक्शन मानता हूं। जो रैली हमने 8315 से देखी थी, 8654 के आसपास के हाईज बने थे, इस पूरी रैली को निफ्टी करेक्ट कर रहा है। और मेरा अभी भी मानना है कि 8485 और 8445 की रेंज में निफ्टी में बहुत सपोर्ट है, क्योंकि 8485 50% रिट्रेसमेंट लेवल है इस रैली का, और 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल 8445 के आसपास आता है। और मैं समझता हूँ कि अगर आज एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तो निफ्टी इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं पर सपोर्ट लेके फिर से बाइंग इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर हमें आज एक एक्शन लेना हो, अगर निफ्टी 50 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो मैं समझता हूँ कि आपका नजरिया इंट्राडे का तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर 50 पॉइंट नीचे निफ्टी ओपन होता है, इसका मीनिंग हो गया करीब 8470 8475 की रेंज में, तो वहां पर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। आपका टाइम फ्रेम 3 से 4 दिनों का रहेगा। स्टॉप लॉसेस 8400 के रहेंगे और आने वाले टाइम के लिए टारगेट कम से कम 8650 के रहेंगे, बट पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि शायद हमें आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते में निफ्टी 8650 ब्रेक होता हुआ देखे और कहीं ना कहीं 8725 के आसपास तक देखने को मिले। तो मैं समझता हूँ कि पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए और बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए अगर 50 पॉइंट नीचे निफ्टी ओपन होता है तो। चलिए, तो एसजीएक्स निफ्टी के तर्ज पर अगर इंडियन मार्केट से कमजोरी आती है और 50 अंक के आसपास के इंडिकेशंस हैं कि कमजोरी के साथ शायद शुरुआत होगी, उन लो लेवल्स पर शायद खरीदारी करने के मौके होंगे, तो कमजोरी में खरीदारी करने के पोजिशनल ट्रेड के लिए आज से मौके ढूंढे। लेकिन अविनाश भी हमारे साथ हैं। अविनाश, 8500 पे निफ्टी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है इस समय, मॉनसून को लेकर कंसर्न्स थे, कुछ पिकअप होने की अब खबरें आ रही हैं। शाह कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन बस उसके अराउंड बढ़ता जा रहा है। कमोडिटीज में तगड़ा सेल ऑफ, ग्लोबल इक्विटीज में प्रेशर और रिजल्ट्स हमें वो भी पहचाने हैं। कैसे ट्रेड करूं, क्या लग रहा है इस मौके खरीदारी करने के या फिर बाजार पे फंडामेंटली, क्योंकि काफी कुछ है आपके लिए एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, कैसे देख रहे हैं बाजार को? आई थिंक मैं समझता हूँ आशीष, आने वाले दिनों में पार्लियामेंट्री सेशन में क्या होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले 4-5 दिनों में बिल्कुल पार्लियामेंट्री सेशन एक कंप्लीट वॉश आउट हो चुका है। आने वाले हफ्ते में एफएनओ एक्सपायरी भी है और जिस प्रकार के रिजल्ट्स आए हैं, मेरे ख्याल से आपने अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट छोड़े तो मेरे ख्याल से काफी हद तक रिजल्ट्स ने मार्केट्स को डिसअपॉइंट किया है। क्लियरली ये हफ्ते में पीएसयू बैंकों की भी नंबर्स आएंगे, तो क्लियरली आई थिंक जो बड़े बैंक्स है वहां पे अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आती है तो क्लियरली और थोड़ा दबाव मार्केट्स में दिख सकता है और क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे बायोकॉन का आज सिंजीन का आईपीओ खुल रहा है, मेरे ख्याल से वहां पे बस होना चाहिए, क्योंकि क्लियरली 11% सेल ऑफ प्रमोटर्स करने के बाद करीबन कंपनी को 500-550 करोड़ की इनफ्लो मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि थोड़ा दबाव शायद रहेगा, क्योंकि क्लियरली जब तक पार्लियामेंट्री सेशन में कोई ठोस कॉन्क्रीट एक्शन दिखता नहीं है, क्योंकि जीएसटी को लेके मेरे ख्याल से मार्केट्स में काफी बड़ी उम्मीदें ऑलरेडी बिल्ट इन हुई है। अगर यहां पे थोड़ी बहुत डिले होती है तो क्लियरली मार्केट्स इसको एक थम्स डाउन देगा। चलिए, तो यहाँ पे एक तो पार्लियामेंट की बात करी, मैं बता दूं आपको आगे पहला सौदा में एमजे अकबर साहब जोड़ेंगे हमारे साथ, तो उनसे वैसे ही जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या हो सकता है, क्या मान रही है बीजेपी, क्या एक वापस वॉश आउट हो सकता है, कितना लाइक्लीहुड है कि जीएसटी बिल पास होगा। दूसरी बात बायोकॉन और सिंजीन की आपने करी, उस सिंजीन के आईपीओ आज से खुला है, उस पर भी एंजल ब्रोकिंग की स्पेसिफिकली इस आईपीओ में क्या राय है, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए हेडलाइंस, साथ ही लिस्टिंग का अगला दौर इंटरनेट स्टार्टअप का होगा, ई कॉमर्स दिग्गजों से खास चर्चा सुनाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल ग्रोथ में मंदी के संकेतों से शुक्रवार को अमेरिकी बाजार 1% गिरकर बंद। यूरोप के बाजार भी फिसले। कमजोर संकेतों से एशियाई बाजारों में बना दबाव। अमेरिकी बाजार में गिरावट से सोने को मिला सपोर्ट। 5.5 साल के निचले स्तर से लौटी खरीदारी, लेकिन अमेरिका से सप्लाई बढ़ने के अनुमान से कच्चे तेल में नरमी कायम। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर रहेगी आज नजर। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए उम्मीद से बेहतर नतीजे।
जीआरएम 6 साल की ऊंचाई पर पहुंचे $10.5 के पास। बड़े जानकारों ने नतीजों को दिया थम्स अप। टेक महिंद्रा और अंबुजा सीमेंट्स के नतीजे आज। टेक महिंद्रा पहले ही दे चुका है कमजोर नतीजों की चेतावनी। अंबुजा सीमेंट का मुनाफा 40% घटने का अनुमान। आज खुलेगा बायोकॉन की रिसर्च आर्म सिंजीन का आईपीओ। प्राइस बैंड 240 से 250 रुपए प्रति शेयर। 500 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना। 29 जुलाई तक आप लगा सकते हैं पैसा। रेड एफएम को सिक्योरिटी क्लियरेंस मामले में बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने फेज 3 एफएम नीलामी में हिस्सा लेने की इजाजत दी। आज शुरू हो रही है नीलामी। और 4 दिन की कार्यवाही पूरी तरह से धुलने के बाद आज फिर से खुलेगी संसद। जीएसटी बिल इस हफ्ते पास होने के आसार, लेकिन कांग्रेस के अड़ियल रुख से चिंताएं बरकरार। और शेयर बाजार की लिस्टिंग का अगला दौर इंटरनेट स्टार्टअप्स का होगा। हमारे खास कार्यक्रम स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल ने कहा कि अगले 3 से 5 साल में स्टार्टअप की लिस्टिंग का दौर शुरू हो जाएगा। पूरा देश और खास करके हमारे दर्शक जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब आप लोग लिस्टिंग कब करवाएंगे और वो आपके इस प्रॉफिट में, क्योंकि पैसा बनेगा ये उनको मालूम है, तो वो भी इसके हिस्सेदार बनना चाहते हैं, शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। तो क्या लगता है ऐसी जो कंपनियां हैं ये लिस्टिंग के रास्ते पर कब जाएंगी? मेरे ख्याल से जितने भी एंटरप्रेन्योर्स को देख रहा हूं अपने आसपास, सब लोग कंपनीज, मेरे ख्याल से सब लोग अपनी कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं। 20, 25, 30 साल तक सोच रहे हैं एटलीस्ट जब अपनी कंपनीज को बना रहे हैं। तो उस जर्नी में लिस्टिंग is the only option, right, for people, and actually it is the best option for people, and I think अभी इतना क्लियर नहीं एग्जैक्टली कब और कितना। आप कब तैयार होंगे? मेरे ख्याल से अगले 3 से 5 साल के अंदर आप देखेंगे कुछ कंपनीज लिस्टिंग के लिए जाएंगी। और आप 3 साल के पहले? 5 से 7 साल। 5 से 7 अब है थोड़ा उससे जल्दी। इससे जल्दी। तो गणेश साहब आप बताएं कि ये लिस्टिंग का दौर कब खुलता हुआ देखते हैं आप भारत में? नहीं, आई थिंक द पॉइंट हियर इज दैट जो आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट कब बनेगी, ये जो प्रॉफिट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और जैसे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, ये 50 साल पहले के रूल से प्रॉफिट किया जाता है। जैसे आप देखिए फ्लिपकार्ट देखेंगे, इंटरनेट प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी बनाया है, इन सबको इनको राइट ऑफ करना पड़ता है उसी साल में। अगर सेम चीज ब्रिक एंड मॉर्टर होता, बड़ा सा बिल्डिंग लिया, राइट, उसमें फर्नीचर एंड फिक्सचर लगाए, उस पर डिप्रिसिएशन मिलता है। सो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मैं ये नहीं कहता कि ये न्यू एज कंपनी, इंटरनेट कंपनी प्रॉफिट बना रही है, बट एट द सेम टाइम जो लॉस लोग इतना लॉस लूज करता है, इतना पैसा लूज करता है, वो एक्चुअली लॉस नहीं है। वो लॉस इसलिए है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब पुराने वाले यूज कर रहे हैं। सो there is a need for us to recognize profit, report profit as per a new accounting standard that takes into account the new business models. That is first point. Second, you mentioned about lasting companies versus growth companies. ये companies अगर list करेंगी या even trade sale होंगी, कोई acquire करेगा, कोई Indian conglomerate or international conglomerate, it doesn't mean it is not a lasting company. It just means ownership has changed from X to Y, but the company still will sustain. The company is not going away anywhere. Who is the owner? Listing is one way. My personal opinion, I don't think most of them will list. I think they will build large, valuable, sustainable companies which will get acquired or merged and will give great returns to employees, to shareholders, to investors. But most importantly, ये सब fundamental consumer problem solve कर रही है, वो कहीं नहीं जाएगा. Whoever is the owner. बिल्कुल। अभय, आप ये बताएं कि जिस प्रकार से अब हम एक लिस्ट पढ़ते हैं और बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के मामले में ग्लोबली बेंगलुरु 4थे नंबर पर आ गया है, तो जिस प्रकार के भारत की नीड को और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बिजनेसेस अगर हम क्रिएट कर रहे होंगे, जो इंडिया फर्स्ट, इंडियन मार्केट के लिए बनी हुई चीजें हो, उसमें अगर हम एक टाइमलाइन के तौर पर बात करें तो अगले 4 से 5 साल में क्या कहा जा सकता है कि ये वाली दुनिया $100 बिलियन की होगी?
क्यों नहीं, आई मीन बिल्कुल हो सकती है। आप अपने अराउंड देखिए, एज मैंने पहले बोला था कि एज इंडियंस, एज एंटरप्रेन्योर वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट एज इंडियंस हम लोग बहुत पेसिमिस्टिक हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं और हमें सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखती है। ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ABCD जो पहले एस्ट्रो, बॉली, क्रिकेट एंड डेटी हुआ करता था वो अब आया, बाई, ड्राइवर एंड कुक हो गया है। तो अब आप ये देखिए कि मतलब हमें इस कंट्री में अगले 10 साल के अंदर करीब 100 से 150 मिलियन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, क्योंकि कंट्री तभी ऊपर जा सकती है, अदरवाइज कंट्री में बहुत बड़ा सोशल अनरेस्ट हो जाएगा इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो यदि 100-150 मिलियन लोगों के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो आपको फंडामेंटल बिजनेस मॉडल्स बनाने पड़ेंगे जो कि लोगों को स्किल कर सकें, जो कि लोगों को ट्रेन कर सकें टू अर्न द लाइवलीहुड। तो यदि उस तरीके से देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं मानस जायसवाल और अविनाश गोरक्षकर। अब फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। उससे पहले यहां पर राय ली जाए सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर। और अविनाश, क्या कहेंगे, काफी लंबे समय बाद दमदार परफॉर्मेंस आई है ऑपरेशनल फ्रंट पर, खासतौर से जिस तरह से पेट्रोकेम बिजनेस काफी मजबूत हुआ है, जिस तरीके से GRM $10.5 के आसपास 6 साल के उच्चतम स्तर पर आए। क्या लगता है, क्या नतीजे पसंद आ रहे हैं आपको और स्टॉक पर क्या राय है अब आपकी? आई थिंक बिल्कुल नंबर्स काफी पॉजिटिव आए। इनफैक्ट ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स पे कंपनी ने काफी बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दिया। लास्ट 6 इयर्स में ये सबसे ज्यादा ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है। अगर पेटकेम मार्जिन्स की भी बात करें तो वेरी स्ट्रांग कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और क्लियरली आई मीन कंपनी ने अपने टेलीकॉम बिजनेस पे भी थोड़ी बहुत गाइडेंस दी है कि आने वाले 2-3 महीनों में बीटा लॉन्च होगा। तो क्लियरली मार्केट्स इस पॉइंट पे भी काफी खुश है कि इस बिजनेस से भी अभी थोड़ी बहुत रेवेन्यू की जो ट्रैक्शन है उसकी एक्सपेक्टेशन बिल्ड होगी। हालांकि कमर्शियल लॉन्च दिसंबर में मुझे लग रहा है कि अनिल जी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर खुलना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा भाग चुका था तो थोड़ी साइड प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन एटलीस्ट इन द नियर टर्म मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का परफॉर्मेंस मार्केट शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उम्मीद से काफी बेहतर नंबर आए हैं। तो पॉजिटिव सरप्राइज आया शुक्रवार को, ध्यान रखें बाजार बंद होने के बाद तिमाही रिजल्ट्स आए थे। तमाम ब्रोकरेजेस की जो राय है नंबर्स पे आपकी स्क्रीन पे चल रही है, लेकिन क्विकली एक डिस्क्लोजर, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपको दे दूं। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो आप चैनल देख रहे हैं इसका स्वामित्व और इसका प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ध्यान रखें। लेकिन मानस, मैं आपसे क्विकली निफ्टी, बैंक निफ्टी पे बातचीत करना चाहूंगा। हमने देखा था फ्राइडे को प्रेशर था, ICICI बैंक ने मेरे ख्याल से पूरी तरह से डोमिनेट करा था, 3-4% के आसपास ही कमजोरी थी। अब वीकेंड पे नंबर्स भी क्योंकि कमजोर आ रहे हैं, वो डिटेल में अविनाश से बातचीत भी होगी। एसेट क्वालिटी को लेकर कुछ कंसर्न्स PSU बैंक्स में। बैंक निफ्टी क्या लग रहा है सर, यहां से और दबाव देखने को मिलेगा या फिर क्योंकि आप मार्केट को लेकर पॉजिटिव है, गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं, तो क्या बैंक्स में भी हम एक्सपेक्ट करें लोअर लेवल से शायद एक रिकवरी देखने को मिले? देखिए, बैंक निफ्टी में दिक्कत यह है कि वीकली चार्ट बहुत अच्छे नहीं है। करीब 4-5 हफ्ते की रैली के बाद बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, तो मैं समझता हूँ शायद थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 18,200, 18,250 के पास आ सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ बैंकिंग स्टॉक्स में से दूरी बनाई रहनी चाहिए और शायद लोअर लेवल्स पे फिर से बैंक निफ्टी में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले। 18,200 से 18,000 तक काफी स्ट्रांग सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए बैंक निफ्टी पे। तो अगर खरीदारी करनी है तो बैंक निफ्टी में वहां पर खरीदारी करें। अभी तक को देखते हुए निफ्टी के चार्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है और वाकई में दिख भी रहा है। जिस तरह से शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में ज्यादा बनते हुए दिख रहे हैं, निफ्टी में सिर्फ पोजीशन कम होने का प्रेशर है, जबकि बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनने का संकेत। लेकिन 2 PSU बैंक्स, इस पर राय लेना चाहता हूं आपसे अविनाश, IOB और आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक के नंबर्स उतने बुरे नहीं दिख रहे, लेकिन IOB ने बेहद खराब एसेट क्वालिटी दिखाई। क्या ट्रेड करना चाहिए इन दोनों शेयरों में, क्या राय बनती है? नहीं, मुझे लग रहा है आंध्रा बैंक में प्रीवियस क्वार्टर में भी नंबर्स काफी अच्छे थे। इनफैक्ट थोड़ा मोमेंटम सस्टेन हुआ है, एसेट क्वालिटी भी थोड़ी बहुत स्टेबल हुई है। क्लियरली आंध्रा बैंक में एक अच्छी अपसाइड दिख सकती है, क्योंकि अभी भी अगर हम प्राइस टू बुक की वैल्यूएशन देखें तो आंध्रा बैंक डेफिनेटली काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वैल्यूएशन से ट्रेड कर रहा है। रही बात IOB की, तो अनिल जी क्लियरली एसेट क्वालिटी लगातार 2-3 क्वार्टर से बहुत ही खराब हो चुकी है। इनफैक्ट इस क्वार्टर
क्वार्टर में बैंक को एक बड़ा मैट क्रेडिट मिला है। अगर ये मैट क्रेडिट नहीं मिलता तो शायद कंपनी घाटा दिखाती थी और जो 14 करोड़ का मामूली मुनाफा है वो भी शायद नहीं आता। तो मुझे लग रहा है कि आज शायद आपको एक काफी बड़ी फॉल आईओबी के शेयर प्राइस में देखने को मिले, क्योंकि ऑन ऑल फ्रंट्स एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ये काफी डिसअपॉइंटिंग है और आगे के 1-2 क्वार्टर्स में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। एसेट क्वालिटी तो आईओबी की बताने लायक है। ग्रॉस एनपीएस 9.4% पे, नेट एनपीएस 6.3% पे, मेरे ख्याल से हिस्टोरिकल हाईज है किसी भी बैंक के लिहाज से। 9%। ऐसा सिर्फ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था और इससे कहीं छोटा साइज था उस बैंक का, उसमें एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन ऐसा हुआ था। क्यू ऑन क्यू कंपेयर कर लें, साल दर साल कंपेयर कर लें, एसेट क्वालिटी में एक मार्क्ड डिटोरिएशन है। तो इस काउंटर अच्छा, मजे की बात ये आशीष, ये स्टॉक अब भी वायदा कारोबार में तो वो कई बार वो कुछ फंड मैनेजर से बात होती है, वो कहते हैं कि सदाबहार शॉर्ट जहां पर शायद वो इस कैटेगरी में आता हो। 38 रुपए हो गया, 38 रुपए का, फ्राइडे को भी 1.5-2%। अच्छा, इसका एक लंबा चार्ट देखते हैं, चलिए 6 महीने साल भर का चार्ट आईओबी का लेकर आते हैं, अंदाजा लगेगा कि ये कब किस तरह से गिरा है। 3 महीने का चार्ट तो ये आपके सामने आ गया 12%, तो 3 महीने में कोई खास गिरावट नहीं। गिरावट एक्चुअली पहले ही शायद आ चुकी, 35% गिरा है, जबकि बाजार अलग डायरेक्शन में, ये स्टॉक अलग डायरेक्शन में। मानस, चार्ट पर क्या अब भी शॉर्ट करने के मौके बचे हैं क्या आईओबी के लिए? देखिए, ट्रेंड तो डेफिनेटली आईओबी का निगेटिव दिखता है और मैं समझता हूँ उससे बेहतर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है, स्पेशली एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर निवेश का नजरिया अगर हो तो बिल्कुल यहां पर निवेश करना चाहिए। बट आईओबी में दिक्कत यह है कि लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं, हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर हमेशा देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ यहां पर अगर आप शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो टारगेट के लिए बहुत ज्यादा स्पेस दिखता भी नहीं है। मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे पाऊंगा, बट टेक्निकली ऐसा लगता है कि शायद 3450 या 34 रुपीज के टारगेट्स स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो अगर शॉर्ट आप बना भी रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस 40 रुपीज के आसपास जरूर रखें। बहुत डीप टारगेट नहीं सेट करके चलने चाहिए आईओबी में भी। ओके, तो एसबीआई और बीओबी अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे दाव लगाना ही है तो वो ज्यादा बेहतर काउंटर्स है, कंपैरेटिवली चार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर नजर आती हैं। आईओबी में 34, 34.5 तक के लेवल्स तक शायद आप टारगेट सेट कर सकते हैं। कमजोरी के साथ कामकाज एक्सपेक्टेड है आज। लेकिन मानस, एक सवाल मैं ईक आउट कर, क्योंकि आप जब लास्ट आपने सवाल का जवाब दिया तब से मेरा मन है पूछने का, जब आप निफ्टी को लेकर पॉजिटिव हैं, बैंक निफ्टी यहां से प्रेशर देखने को मिलेगा, तो फिर एक्चुअली निफ्टी को कौन सी पॉकेट सपोर्ट करने वाली है, कौन से कहां पे आप दाव लगाना चाहेंगे पॉजिटिव साइड में? देखिए, अगर पॉजिटिव साइड में दाव लगाना है तो सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस मैं समझता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस तरह की रैली हमने करीब 880 रुपए से 1000 रुपए के आसपास देखी थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट और उसके बाद जो मूव आना अभी बाकी है, मैं समझता हूं कि स्टॉक में पोटेंशियल करीब 1140-1150 तक का है। तो अगर आप पूछें कि आउट परफॉर्मेंस कहां से देखने को मिलेगा तो सबसे बड़ा कैंडिडेट रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा। और अगर उसके अलावा हमें कोई भी और स्पेस देखना है तो वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो एचपीसीएल, बीपीसीएल के चार्ट्स दिखते हैं, अगर आप देखिए तो लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं, कहीं भी कोई वीकनेस नहीं दिखती। अगर एक दिन डाउन होता भी है तो दूसरे दिन आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो ये 2 चीजें, 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आप कभी भी किसी भी डिप पे निवेश कर सकते हैं। और रिलायंस में तो ऑलरेडी हमने 2 दिन का करेक्शन देख चुके हैं, तो मैं समझता हूँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अगर फ्राइडे के प्राइस के आसपास ओपन होता है तो ये राय आती है। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर रिजल्ट्स के दम पर आज एक्शन दिखने वाला है वो है हेवल्स। और मानस, चार्ट देखकर बताएं क्या हेवल्स शॉर्ट कैंडिडेट है क्या, क्योंकि नतीजे यहां पर हर लेवल पर सब तरह से कमजोर ही दिख रहे हैं। देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं तब आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट वो भी करंट लेवल्स पे नहीं। 295 के स्तर अगर ब्रेक हो जाते हैं तब आप वहां पर शॉर्ट क्रिएट करेंगे और उसमें आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस 303 रुपए का लगाना पड़ेगा, इस उम्मीद में कि स्टॉक वहां से करेक्ट होगा और स्टॉक कहीं ना कहीं 285-282 तक आएगा। बट अनिल जी, यहाँ ये जरूर मेंशन करूंगा कि जिस तरह के लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं, मैं तो समझता हूं कि अगर आपका नजरिया निवेश का है, लंबा नजरिया है 8 से 10 मंथ का, तब तो हेवल्स एक ऐसा स्टॉक है जो कभी भी कोई डिप आए तो उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। पोटेंशियल बहुत दिखता है। अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करें तो कम से कम 340-350 तक के टारगेट तो बिल्कुल आप 8 से 10 महीने के लिए सेट कर सकते हैं। ओके, तो हेवल्स में क्योंकि वीकेंड पे सैटरडे को रिजल्ट्स आए थे, चैनल हाईलाइट भी कर रहे हैं, हर पैरामीटर में कमजोर थे, तो उसके चलते प्रेशर शायद देखने को मिले।
लेकिन हैवेल्स एक ऐसा स्टॉक है जो माइनस हाईलाइट कर रहे हैं कि किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न शायद काउंटर क्लॉक करे, 340 350 तक के इवेंचुअल शायद टारगेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अविनाश, आपने बायोकॉन की बात करी, आपने सिंजीन की बात करी, एक सवाल ऑब्वियस है कि आपने ये नहीं बताया मुझे कि सिंजीन का जो आईपीओ आज खुल रहा है उसमें सब्सक्राइब करूं या नहीं करूं। आई थिंक आशीष जी, अगर हम कंपनी की बिजनेस मॉडल देखें और जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल देखें सिंजीन के लिए, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली सिंजीन में अच्छा पैसा बन सकता है। प्रमोटर बैकग्राउंड अच्छा है, कंसर्न है इसलिए लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं। आई वुड से दैट इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है कि ये एक यूनिक प्ले है। दूसरी बात क्या है कि ऐसे काफी कंपनीज मार्केट्स में लिस्टेड नहीं है, तो थोड़ी बहुत तो स्कैर्सिटी प्रीमियम रहेगी, और इसमें जिस प्रकार का इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में पैसा अच्छा बन सकता है। आई थिंक आगे परफॉर्मेंस कैसे कंपनी परफॉर्मेंस अपनी रिकॉर्ड करेगी, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, लेकिन आई थिंक एक अच्छा बिजनेस ऑफरिंग बायोकॉन अपने लॉन्ग टर्म अपने शेयर होल्डर्स को, आई मीन पब्लिक को ऑफर कर रहा है। तो आई वुड से दैट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी हो, लेकिन ये बिजनेस यूनिक है, नॉट मेनी बिजनेस एग्जैक्टली, काफी कम बिजनेसेस है जो ऐसे लिस्टेड है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है, और लंबा समय के लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जिस प्रकार का ग्रोथ मैप इन्होंने आउटलाइन किया है, पैसा जरूर बन सकता है। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए चाहें तो आप आईपीओ में सब्सक्राइब, बिल्कुल, अगर आप दो साल के ऊपर का अगर टाइम होराइजन तो डेफिनेटली अच्छा है, इशू को देख सकते हैं। चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह से खुलते हैं इंडियन मार्केट्स, पहला सौदा में।